ओटी में जाना भी हर वक्त आपको फोकस चाहिए, तो कैसे आप अपने आप को तैयार करते हैं ओटी से? पेशेंट की प्लानिंग, पेशेंट की रेडियोलॉजी, एमआरआई, सीटी स्कैन्स, वो आपके माइंड में कॉन्टिन्यूसली रोटेट हो रहे होते हैं और आपको उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा होता। द मोमेंट यू स्क्रब, आप अपना हैंड्स वॉश करते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, ओटी लाइट जलती है, स्विच हो जाता है माइंड टोटल ऑन द पेशेंट। सर्जन बनने से पहले आपको बहुत अपने आप को ठोक पीट के देखना है कि आप उस लायक हो या नहीं हो। अगर नहीं हो तो प्लीज़ मत बनो, बहुत ऑप्शंस हैं, कोई बात नहीं बनेंगे, कम सर्जन बनेंगे, हम सीनियर सर्जन सब संभाल लेंगे। सो माई मेडिटेशन इज माई न्यूरो सर्जरी। नमस्कार, मैं हूं देवू मिश्रा और आप देख रहे हैं नेशनल सोल। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में गेस्ट हैं डॉक्टर राहुल गुप्ता, द मोस्ट सॉट आफ्टर न्यूरो एंड स्पाइन सर्जन। वेलकम सर। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम एंड फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल एंड कमिंग हियर। मुझे पता है सर, आज आप एक सर्जरी करके ही आए हुए हैं यहाँ पे, एंड मैं दर्शकों को बता दूं कि सर अभी तक मोर देन 12,000 सर्जरी कर चुके हैं। तो सर शुरू करते हैं बातचीत। तो पहले शुरू करते हैं कि हाउ यू गॉट इट टू दिस, मतलब जब बचपन से, चाइल्डहुड से क्या आपको लगा था कि आप मेडिकल साइंस में जाएंगे, या आपके पेरेंट्स डॉक्टर हैं इस वजह से आपको लगा कि मुझे जाना चाहिए? तो क्या आपका सोच था मेडिकल साइंस की तरफ जाने का? देखिए, मेरे दोनों पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं और मेरे चाचा इंजीनियर हैं, और बचपन से मुझे लगता था कि मैं साइंस की फील्ड में जाऊंगा। मेरी मैथ्स और साइंस काफ़ी स्ट्रांग थी। बायोलॉजी में मेरा मन थोड़ा सा कम लगता था, इसलिए मैं इंजीनियरिंग की तरफ ज़्यादा प्रभावित था। और मेरे चाचा का लाइफस्टाइल काफ़ी अच्छा था, वो नाइजीरिया भी रहे थे काफ़ी साल, तो मुझे लगता था मैं इंजीनियर बन जाऊँगा। लेकिन जब 11th में सब्जेक्ट चूज़ करने का टाइम आया तो मेरे फादर ने एक हल्का सा हिंट दिया कि बायोलॉजी भी ले ले, चाहे बाद में छोड़ देना अगर नहीं मन करे तो। उसके बाद बायोलॉजी जब हमने एडवांस पढ़नी शुरू करी, मैथ्स भी पढ़ी, तो दोनों में इंटरेस्ट आया, तो मैंने दोनों की ही तैयारी करी और मैंने इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों के एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए और मैं दोनों में क्लियर हो गया। अच्छा। अब मेरे पास चॉइस थी कि मैं इंजीनियर बनूं या मैं मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करूं। और उस वक्त एक सब लोगों की सहानुभूति, सब लोगों का एक वो होता है कि अगर आप डिज़र्व करते हैं और अगर आपको मेडिकल कॉलेज में मिला है तो डॉक्टर बनना जो है वो हमेशा बेटर ही माना जाता है। बट सर अगेन, जब आप मेडिकल साइंस में गए तो जनरली लोग मेडिसिन की तरफ ज़्यादा प्रेफर करते हैं, मतलब जो एक कॉमन फीलिंग है कि मेडिसिन की तरफ ज़्यादा जाओ एंड सर्जरी की तरफ थोड़ा कम जाते हैं। तो आपका झुकाव सर्जरी की तरफ कैसे है? उसमें भी एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। मुझे लगता था कि मैं अपने हाथ से कुछ काम करूं तो उसमें मुझे ज़्यादा मज़ा आता था, तो मैं थोड़ा सा सर्जरी की तरफ अट्रैक्टेड था। तो जब हमने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया रोहतक में, मैंने पढ़ाई करी और वहीं पर एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, तो जो मेरी रैंक आई उसमें मुझे सर्जरी ब्रांच मिल गई और मेडिसिन में मैं फर्स्ट वेटिंग था। मैंने सर्जरी डिपार्टमेंट ज्वाइन किया और 15 दिन बाद ही मेरे पास लेटर आया कि अब आप मेडिसिन में शिफ्ट हो सकते हैं क्योंकि मेडिसिन की सीट आपके लिए खाली हो गई है। पर उन 15 दिन में मैंने जब अपने सीनियर्स को सर्जरी करते देखा तो मेरा जो रुझान था टुवर्ड सर्जिकल फील्ड वो और ज़्यादा बढ़ गया और पक्का हो गया कि मुझे सर्जन ही बनना है। मैं सिर्फ किताबें पढ़ पढ़ के और पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकता, मैं जब तक अपने हाथ से कुछ काम नहीं करूँगा तो मुझे मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने सर्जरी की अपनी जो है परस्यू जो कर रहा था मैंने उसको कंटिन्यू रखा और मैंने मेडिसिन की सीट जो है उसे नहीं ऑप्ट किया। एंड इससे रिलेटेड थर्ड क्वेश्चन मेरा ये है कि जब आपने सर्जरी के लिए किया तो फिर ब्रेन एंड स्पाइन की तरफ क्यों गए? मतलब सो उसकी भी एक स्टोरी है छोटी सी। जब मैं सर्जन बन रहा था तब मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं किस फील्ड में आगे परस्यू करूँगा, सुपर स्पेशलिटी MCH किस में करूँगा। उस वक्त 2-3 ऑप्शन बड़े अच्छे होते थे। एक तो उस समय तक कार्डियक सर्जन्स का भी बड़ा नाम हुआ करता था, बड़े फेमस हुआ करते थे। यूरोलॉजी वाली फील्ड भी बड़ी उस समय इन टर्म्स ऑफ सेटलमेंट बहुत इजी मानी जाती थी, डिफिकल्ट टू गेट बट इजी टू डू। ऑन्को सर्जरी के ज़्यादा सेंटर्स नहीं थे तो इसलिए उस समय ऑन्को सर्जरी इतनी फेमस नहीं थी। और फिर आता था न्यूरो सर्जरी का नंबर कि न्यूरो सर्जरी में इट्स अ नीश फील्ड, इट्स डिफ़िकल्ट, पर इसमें अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। तो वो चीज़ मैंने अपने माइंड में रखी कि जो चीज़ में मैं आगे जाके कुछ रिसर्च कर सकता हूँ, कुछ आगे बढ़ सकता हूँ, जिस फील्ड में आगे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस का स्कोप है, क्यों ना उसको लिया जाए। फिर मेरे फादर के कज़न हैं जो कि खुद न्यूरो सर्जन हैं, मैं उनसे भी प्रभावित हुआ
और उनको भी देख के मेरे मन में ये विचार आया कि मुझे न्यूरो सर्जन ही बनना चाहिए। मैंने उनकी लाइफ को भी दूर से देखा था, बहुत करीब से नहीं देखा था, और जब उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने हमेशा न्यूरो सर्जरी के बारे में पॉजिटिव बोला। ओके। तो ये सब चीज़ सोच के मैंने न्यूरो सर्जरी के बारे में सोचा। फिर मेरे कॉलेज में भी कुछ सीनियर्स थे जिन्होंने कि आगे न्यूरो सर्जरी में MCH किया, मैंने उनसे भी डिस्कस किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि न्यूरो सर्जरी इज़ अ वेरी अपकमिंग फील्ड ऑफ मेडिसिन, जिसमें कि बहुत कुछ करने का स्कोप है और अभी अनएक्सप्लोर्ड एरिया बहुत ज़्यादा है। और वो सच हुआ। पिछले 20 साल में इतने सारे नए चीज़ें, डायमेंशंस ऐड हुए हैं न्यूरो सर्जिकल फील्ड में कि मैं आई एम थैंकफुल टू गॉड कि उसने मुझे उस समय ये चीज़ सोचने की क्षमता दी कि मैं न्यूरो सर्जरी लूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी। सर, न्यूरो सर्जरी में जैसा आप कह रहे हैं कि बहुत सारे चेंजेस हुआ, आप भी आपका जो जर्नी है, तो जब आपने कंप्लीट किया तो उसके बाद आप शायद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रहे एंड टीचिंग भी किए हैं, एंड देन यू मूव टू प्राइवेट हॉस्पिटल। सो ये जो प्रोसेस है आपका 12 लाइक 20 साल का प्रोसेस होगा, तो इसमें जो ट्रांजिशन आपने देखा है वो क्या है? मतलब उसमें थोड़ा सा अगर आप आराम से इलैबोरेटली बता सकते तो ऑडियंस के लिए भी हाँ जी आएगा। सो जब मैंने न्यूरो सर्जरी ज्वाइन करी थी एज ए सीनियर रेजिडेंट इन रोहतक, उस टाइम पे देश के अंदर मेरे ख्याल से 2-3 हज़ार न्यूरो सर्जन्स थे। ओके। और ज़्यादा कुछ काम होता नहीं था, गैजेट्स नहीं थे, इवन डायग्नोस्टिक गैजेट बहुत अच्छे नहीं थे, MRI भी हर जगह अवेलेबल नहीं था, और ऑपरेटिव गैजेट्स भी बहुत अच्छे नहीं अवेलेबल थे, पोस्ट ऑपरेटिव ICU केयर बहुत अच्छी अवेलेबल नहीं थी। तो इन सब चीज़ों की वजह से न्यूरो सर्जरी बड़ी बदनाम थी कि ब्रेन सर्जरी हुई तो शायद मरीज बचेगा नहीं। उसके बाद जब मैं PGI चंडीगढ़ में अपने फ्रेंड से मिलने गया, उन्होंने मेरे को बताया कि न्यूरो सर्जरी में बहुत कुछ ऐसा है जो कि हमने रोहतक में नहीं देखा और उसको हम परस्यू कर सकते हैं, उसमें बहुत सारी नई चीज़ें हैं जो कि तुम्हें करोगे तो मज़ा आएगा। तो मैंने फिर अच्छे से पढ़ाई करी, मुझे 1 साल लगा पढ़ाई करके एग्ज़ाम्स क्लियर करने में। उस वक्त मेरे से 2-3 एग्ज़ाम एक साल क्लियर हुए थे, तो मैंने PGI चंडीगढ़ को चूज़ किया, मैंने वहाँ पर ज्वाइन किया। PGI से शुरू किया था? हाँ जी। तो PGI चंडीगढ़ में जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे समझ में आया कि न्यूरो सर्जरी क्या है, और सबसे ज़्यादा फ़र्क मुझे नजर आया कि एक इंस्टीट्यूट में जो नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूट है उसमें काम करने में क्या मज़ा है। वहाँ पर जो डेडिकेशन थी लोगों की, हमारे सीनियर्स की, हमारे बॉसेस की, हमारे दूसरे डिपार्टमेंट की, दैट वाज अनमैचेबल। वो मैंने कहीं और कभी देखी नहीं थी, कितने भी जगह पे मैं विजिट किया था। सो PGI वाज लाइक हेवन फॉर मी, जहाँ पर कि मैंने अपनी न्यूरो सर्जरी की इनिशियल पढ़ाई परस्यू करी, और वहाँ पर फिर मैं न्यूरो सर्जरी के अंदर घुसता गया। डेफिनेटली आई वॉज क्वाइट डेडिकेटेड टुवर्ड्स माई ब्रांच। मुझे था कि मुझे एक्सेल करना है, मुझे आगे जाना है, तो इसलिए मैंने बहुत सीरियसली वहाँ पर अपनी पढ़ाई करी। और फिर मेरे से इम्प्रेस होके मेरे सीनियर्स ने मुझे वहाँ पर फैकल्टी पोजीशन भी दी, जहाँ पर मैंने एज ए 2 साल में वहाँ पर एज ए फैकल्टी, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम किया। बट आई बिलोंग टू दिल्ली, तो इसलिए मेरे को UPSC का मैंने इंटरव्यू दिया, और UPSC के इंटरव्यू के थ्रू मेरा चयन, मेरा जो है अपॉइंटमेंट GV पंत हॉस्पिटल में हुआ, जो कि दिल्ली का माना हुआ, डाउन दिल्ली पूरे इंडिया का ही एक माना हुआ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। और वहाँ पर मैं एज ए फैकल्टी मेंबर, टीचिंग फैकल्टी मेंबर मैंने ज्वाइन किया। और GV पंत हॉस्पिटल में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, क्योंकि वहाँ पर उस समय दिल्ली का बड़ा प्रीमियर हॉस्पिटल माना जाता था, सारा सामान अवेलेबल था, सारे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता था। तो उसमें हमें मज़ा आता था, क्योंकि फ्रीडम टू वर्क था, सब चीज़ों में किसी चीज़ की बंदिश नहीं थी। एंड दिन रात काम करके मैंने वहाँ पर अपना एक्सपीरियंस भी गेन किया, पेशेंट्स की भी हेल्प करी, और एकेडमिकली भी अपने आप को और डिपार्टमेंट को हमने ग्रो कराया। मैं 5 साल वहाँ रहा, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैंने GV पंत हॉस्पिटल में काम किया, जहाँ पर कि पूरे नॉर्थ इंडिया से पेशेंट्स आते हैं। तो दैट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस, एंड मेरे टीचर्स, मेरे बॉसेस, मेरे सीनियर्स, दे वर वेरी गुड इन देयर ओन फील्ड एज वेल एज दे आर गुड टू मी। तो दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। बट विद द इवोल्यूशन ऑफ मेडिकल जर्नी जो है, फिर आपको लगा नहीं कि गवर्नमेंट का बड़ा लिमिटेशन है अबाउट द टेक्नोलॉजी एंड ऑल? सो उसमें क्या हुआ कि जब मैं PGI चंडीगढ़ में था, तब हमारे पास वो सारे गैजेट्स जो होने चाहिए थे वो थे, पर फिर भी कुछ लिमिटेशन थी, क्योंकि शायद PGI चंडीगढ़ को उस वक्त उतने फंड्स नहीं मिलते थे जब मैं वहाँ पर MCH कर रहा था, या फिर वहाँ पर मैं जूनियर फैकल्टी था। जब मैं GV पंत आया तो मैंने देखा कि यहाँ पर फंड्स की कमी नहीं है, और मेजॉरिटी ऑफ द गैजेट्स विच वर प्रिवेलिंग इन द कंट्री एट दैट टाइम, वो सारे GV पंत में अवेलेबल थे। तो उन सबके साथ हमने काम किया। उसके बाद थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, और सेकेंडली मुझे लगा कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आना नहीं चाहते बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। वहाँ पर उनको अच्छा नहीं लगता, सफाई इतनी नहीं होती, उनका नंबर नहीं आता, वेटिंग लिस्ट ज़्यादा है, डॉक्टर से मिलना या अप्रोचेबल इतने नहीं होते।
तो उस सब के लिए बहुत सारे ऐसे कम से कम 5 से 10% लोग ऐसे हैं इंडिया में जिनको कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाके अच्छा नहीं लगता एंड दे वांट टू गो टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल। तो उन सबको भी तो ट्रीटमेंट की जरूरत है, अच्छे ट्रीटमेंट की जरूरत है। और प्राइवेट सेक्टर जो है पिछले 15 साल में ही ग्रो किया है, जब से नॉर्थ दिल्ली में गंगाराम हॉस्पिटल और अपोलो हॉस्पिटल आए हैं तब से ही शुरू हुआ है। ये करीब 15-20 साल पहले की बात है। सो मुझे लगा कि मैं जो काम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कर रहा हूँ वही मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में उन पेशेंट्स के लिए कर सकता हूँ जिनको भी अच्छी मेडिकल सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है एंड दे आर रेडी टू पे फॉर इट। सो क्यों एक पैसे वाला आदमी को अच्छा ट्रीटमेंट ना मिले, ऐसा क्यों होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। वो गवर्नमेंट में आके नहीं खुश है, उसको लाइन में नहीं लगना, उसको वेटिंग लिस्ट में अपना नाम नहीं लिखवाना एंड ही वांट्स होटल लाइक एनवायरनमेंट इन द हॉस्पिटल, तो उसके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल है और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अच्छे डॉक्टर्स होने चाहिए। तो ये बात सोच के मैंने 5-6 साल जब मैंने जीवन में काम किया तो उसके बाद आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, तो मैंने सोचा इट्स टाइम टू मूव ऑन। और ये मैंने बचपन में भी देखा था, मैंने 3 स्कूल चेंज किए थे, मेरे पेरेंट्स ने मेरे 3 बार स्कूल चेंज कराए थे और हर बार जब मैंने स्कूल चेंज किया तो मेरी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई थी सिग्निफिकेंटली। तो मुझे लगा कि चेंज इज ऑलवेज फॉर द बेटर। तो अगर मैं अपना हॉस्पिटल भी चेंज करूंगा तो वहां पर मैं नए चैलेंजेस आएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो आई विल ग्रो फर्दर। और वही हुआ। अब मैं फोर्टिस हॉस्पिटल में जिस स्टेज पे हूँ तो जीवी पंत से मैंने काफ़ी अपने आप को ग्रो किया है, मैंने ग्रूम किया है और मेहनत भी बहुत करी है और आई एम हैप्पी। जैसे आपने ऑलमोस्ट 12,000 से ऊपर आपने सर्जरी कर लिया है अभी तक एंड आपके लिए तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ हो गया होगा भी, बट स्टिल मैं आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा ऑडियंस के लिए जानने के लिए कि जब आप ओटी में जाते हैं तो उससे पहले आप अपने आप को कैसे तैयार करते हैं? मतलब ओटी में जाना भी हर वक्त आपको फोकस चाहिए, तो कैसे आप अपने आप को तैयार करते हैं ओटी से? अभी 4-5 दिन पहले मेरे से किसी से बात हो रही थी, उन्होंने पूछा कि जब आप ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, कई बार आप रात को भी जाते हैं, तो क्या फोकस कर पाते हैं? तो मैंने उनको बताया कि ये या तो हमारी ट्रेनिंग का पार्ट है या ये कुछ गॉड गिफ्ट है। जब हम ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, एक बार ऑपरेशन थिएटर में हमारी ओटी लाइट्स जल जाती हैं या फिर हम कैथ लैब में होते हैं, प्रोसीजर करना है और वो कैथ लैब की मशीन ऑन हो जाती है और आप ग्लव्स पहन के पेशेंट के पास पहुंचते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड स्विच हो जाता है। 100% कंसंट्रेशन, 100%, नॉट इवन 99, इज टोटली ऑन द पेशेंट। 100% कंसंट्रेशन इज ऑन व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट यू हैव टू डू। पेशेंट की प्लानिंग, पेशेंट की रेडियोलॉजी, MRI, CT स्कैन्स, वो आपके माइंड में कॉन्टिन्यूसली रोटेट हो रहे होते हैं और आपको उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा होता। ना फैमिली पता होती है, ना आसपास क्या हो रहा है पता होता है, ना ये याद होता है कि आपने 2 घंटे पहले कुछ खाया या 1 घंटा पहले कुछ खाया, ना आपकी कोई और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के बारे में कुछ भी दिमाग में रहता है। सो द कंसंट्रेशन इज 100% इनटू सर्जरी एंड दैट स्विच चेंज हैपन्स विद इन सेकेंड्स एंड इट हैपन्स ऑलवेज। ओके, अगर आप डीप स्लीप में भी हैं और आपको नींद से जगा के वहां पर लाया जाए, द मोमेंट यू स्क्रब, आप अपना हैंड्स वॉश करते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, ओटी लाइट जलती है, आप स्विच हो जाता है माइंड टोटल ऑन द पेशेंट। और ये मैंने पिछले शुरू से नोट किया है एंड मे बी इट इज पार्ट ऑफ अवर ट्रेनिंग एंड टीचिंग विच वी हैव सीन। बिल्कुल। तो इसके लिए आप कोई मेडिटेशन वगैरह भी करते हैं या आप दिस हैपेंस ऑटोमेटिकली? सो माई मेडिटेशन इज माई न्यूरोसर्जरी। न्यूरोसर्जरी। एंड एक चीज़ और है कि मैं सारा दिन अपने पेशेंट्स के बारे में सोचता रहता हूँ, इवन रात को भी। कई बार मुझे सपने में भी आ जाते हैं पेशेंट्स और मुझे लगता है कि हाँ, उसके ट्रीटमेंट में मैंने शायद यहाँ पर ये मिस्टेक कर दी, तो मैं सपने में भी उसको करेक्ट करता है और उठ के फिर मैं उसको इमीडिएटली करेक्ट कर लेता हूँ। तो इट हैज़ हैपेंड विथ मी कि सिंस आई एम कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट माई पेशेंट्स, कई बार कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अनकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हुई कि गलत हुई हैं, तो वो मेरे सपने में आ जाती हैं और मैं उसको जब ढूंढता हूँ तो सचमुच उसमें कुछ गड़बड़ निकलती है और मैं उसको करेक्ट कर देता हूँ। So it has happened to me several times. Okay. On a lighter note, कभी आपके जो सर्जरी होता है या जो प्रोफेशन के अंदर कुछ लाइटर मोमेंट्स आते हैं, क्योंकि इट इज़ ए स्ट्रेसफुल थिंग, तो कभी आप वो लाइटर मोमेंट्स आता है कि आप लाइटर मूड में रहते हैं या ऐसा कुछ होता है, या आप कुछ शेयर कर सकते हैं कुछ इंटरेस्टिंग केसेस जिसमें आपने कुछ डिफरेंट तरीके से हैंडल किया हो अपने पेशेंट को? क्योंकि पेशेंट भी तो हमेशा बहुत प्रेशर में आता है, टेंशन में होता है। सी फॉर अ सर्जन दी बेस्ट मोमेंट इज कि पेशेंट ठीक हो रहा है। बिल्कुल। अब हम कोई सर्जरी करने जाते हैं, हम उसकी दिमाग में प्लानिंग पहले से करके जाते हैं, हमें पता होता है हमें क्या करना है, फिर वी फाइंड सरप्राइजेस। सर्जरी में कई बार वो चीज़ें जो हमने प्लान करी है वो हमें नहीं देखने को मिलता, हमें लगता है कुछ डिफरेंट है। तो ये चेंज योर प्लान। आपके साथ आपके कोलीग्स होते हैं जिनसे आप डिस्कस करते हो
कि ये ऐसा नहीं लग रहा है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो दैट हैपन्स ऑलमोस्ट 25% ऑफ द टाइम्स। 75% ऑफ द टाइम्स आपने पहले से जो प्लान किया वही करके आते हो और वही होता है। और अगर आप कुछ भी डिफरेंट करके आते हो और वो सक्सेसफुल होता है तो उसके बाद जो फीलिंग होती है उस फीलिंग को बयान करना बहुत मुश्किल है। दैट इज एक्सटेटिक, मतलब कोई ड्रग्स, कोई अल्कोहल, कोई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस आपका उस मोमेंट को मैच नहीं कर सकती जो एक सक्सेसफुल सर्जरी, खासकर डिफिकल्ट सक्सेसफुल सर्जरी के बाद आपको एक सर्जन को मिलता है। कोई भी सर्जन ये नहीं कह सकता कि वो 100% केसेस में सक्सेसफुल हुआ है, क्योंकि टू अर्न इज ह्यूमन एंड कुछ ना कुछ मिस्टेक तो हर सर्जन की लाइफ में कहीं ना कभी हुई होती है, जो कि नोइंग अननोइंगली होती है, कोई पर्पसफुली नहीं करता है। सिली मिस्टेक्स भी होती हैं और कई बार आप अच्छा करने जा रहे हो और कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि उतना अच्छा नहीं हो पाता। लेकिन जब आपको अनएक्सपेक्टेड हो कि इसमें तो गड़बड़ होगी और वो ठीक हो जाता है, देन यू थैंक गॉड एंड यू रियली एंजॉय इट। सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा मिलता है, सेटिस्फेक्शन भी मिलता है और हम उस चीज़ को अपनी टीम के साथ शेयर भी करते हैं। हम पार्टी भी करते हैं, हम मिठाई भी मंगा लेते हैं, हम समोसे भी मंगवा लेते हैं, चाय भी पी लेते हैं, ताकि उस स्ट्रेस को हम ख़त्म कर सकें। तो स्ट्रेस भी ख़त्म होता है और लाइटर मोमेंट्स भी आते हैं, क्योंकि लाइटर मोमेंट्स नहीं आएंगे तो काम नहीं करेगा दिमाग। बिल्कुल, क्योंकि स्ट्रेस रहता है तो डिस्ट्रेस करने के लिए तो बहुत कुछ करना होता है। तो डिस्ट्रेस करने के लिए हमारे पास बहुत चीज़ें होती हैं। हम अपने कुलीग से बात करते हैं, चाय पीते हैं, पकौड़े खाते हैं, इसी चीज़ें हमारे लाइफ में है। और एक सक्सेसफुल एक स्माइलिंग पेशेंट और उसकी स्माइलिंग अटेंडेंट को देख के जो हमें खुशी मिलती है। ओके, एंड आपके जो बच्चे हैं अभी वो भी बड़े हो रहे होंगे, तो आपका कभी है कि वो लोग अभी मेडिकल लाइन में जाने वाले हैं या कुछ वो अपना कुछ प्लान है ऐसे कुछ? देखिए, आजकल का टाइम थोड़ा ऐसा आ गया जिसमें कि करियर फोर्स नहीं करना चाहिए, जिसका जो काम करने का मन है उसको वो करना चाहिए। और मैं उस पर बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि हर एक बच्चे को अपना करियर चूज़ करने का एक हक है। सेकेंडली, पेरेंट्स को एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए जिसमें कि बच्चे अपने करियर को अपने हिसाब से चूज़ करें, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, हर एक करियर के बारे में उनको पता होना चाहिए, थ्योरेटिकल नॉलेज भी होनी चाहिए और अगर हो सके थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। So my elder son is not a doctor. He preferred to and he chose to become an engineer. But my younger son has taken biology and he's preparing for his medical entrance exam. तो उसके लिए मैंने उसको फोर्स नहीं किया, but he always liked to watch my videos, सर्जरी के videos, या फिर कभी कभी मेरे से आगे पूछ लेता था पेशेंट्स के बारे में। So he was keen कि वो भी पेशेंट्स को सर्व करे और मेडिसिन में ही अपना करियर आगे बढ़ाए। हाँ जी। So I have respected his decision and I have given him all the opportunities and let's see what happens. That's great. और एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा जो आप अपनी हमारे दर्शकों से शेयर कर सकते हैं कि जो न्यूरो एंड स्पाइन में क्या क्या मॉडर्नाइजेशन हो गया है जो आपको भी बहुत हेल्प कर रहा है एंड पेशेंट को तो डेफिनेटली हेल्प कर रहा है, इसके बारे में अगर कुछ बता दें। So अगर हम बात कर रहे हैं ब्रेन और स्पाइन सर्जरी की, तो मैंने जैसे बताया कि पिछले 20-25 सालों में जो डेवलपमेंट हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ। ब्रेन एंड स्पाइन या कोई भी सुपर स्पेशलिटी थोड़ी नेग्लेक्टेड थी, पर ब्रेन और स्पाइन में सबसे ज़्यादा खास बात क्या हुआ है, सबसे पहले डायग्नोस्टिक्स में हम बात करते हैं तो एमआरआई में डेली कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, नए उसमें सीक्वेंसेस आ रहे हैं जिससे कि हम डिजीज़ को इतने अच्छे से डायग्नोस कर पाते हैं कि हमारे को सर्जरी के टाइम में सरप्राइजेस बहुत कम मिलते हैं। तो एमआरआई हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड द डायग्नोसिस एंड सो इज़ द सर्जिकल प्लानिंग। ओके, सेकेंड हमारे पास जो आ गए हैं ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप, उसके बाद न्यूरो नेविगेशन, उसके बाद हमारे पास ब्रेन मैपिंग, उसके बाद हमारे पास इंट्राऑपरेटिवली सीटी एंड एमआरआई। सो ये जो गैजेट्स हैं, या फिर हम स्पाइन की बात करते हैं तो इंट्राऑपरेटिव फ्लोरोस्कोपी की क्वालिटी, या फिर हमारे पास स्पेशल इंस्ट्रूमेंटेशन, इम्प्लांट्स, ये सब आ गए हैं। इसकी वजह से ब्रेन और स्पाइन सर्जरी प्रोसीजर दैट हैज़ बिकम वेरी इजी, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैंने आपको बताया 75% केसेस में हम अपना स्पाइनल लेवल पे काम कर रहे होते हैं कि ये ऐसा ही मिलेगा, ऐसा ही निकलता है और ऐसा ही हम करते हैं। बड़ा स्टैंडर्डाइज तरीका है और टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफ़र है वेस्टर्न वर्ल्ड, इंडिया, जापान, इन सब में वो भी अब बड़ा स्मूथ हो गया है। कोई टेक्नोलॉजी, नई टेक्निक वहाँ पर यूज़ करी जाती है, विदिन 3 मंथ्स वो हमारे को भी पता चल जाती है। हम लोग उसके वीडियोज़ भी देख सकते हैं, हम लोग उन डॉक्टर्स से इंटरेक्ट भी कर सकते हैं हमारी कॉन्फ्रेंसेज में अदरवाइज। तो उससे हम लोगों की जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, जो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ है, वो बहुत अच्छे हो गए। थर्डली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि है न्यूरो एनेस्थीसिया और पोस्ट ऑपरेटिव केयर। तो जो न्यूरो एनेस्थीसिया है वो एक सेपरेट ब्रांच हो गई। अच्छा, आज से 10 साल पहले मैं नोट करूंगा, 20 साल पहले मैं नोट करूंगा, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस पुअर एनेस्थीसिया की वजह से होते थे। अच्छा,
अब न्यूरो एनेस्थेटिक्स जब से आ गए हैं तब से वो कॉम्प्लिकेशंस होने बिल्कुल कम हो गए हैं. वी हार्डली सी एनी प्रॉब्लम हैपनिंग टू पेशेंट बिकॉज ऑफ द एनेस्थीसिया एस्पेक्ट. तो जो ब्रेन और स्पाइन के जो स्पेशलिस्ट एनेस्थेटिस्ट हैं वही हमारे साथ काम करते हैं. और साथ में आईसीयू के अंदर कोविड के टाइम आपने नोट किया होगा कि शायद वेंटिलेटर्स की संख्या 3 गुना 4 गुना हुई देश के सभी अस्पतालों में. उससे बहुत फर्क पड़ा है क्योंकि ब्रेन डिजीज वाले पेशेंट्स को कई बार पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में कुछ टाइम के लिए 2-3 दिन के लिए वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है. आज से 15-16 साल पहले मेरा ये मानना था कि कोई वेंटिलेटर पे गया और वेंटिलेटर पे चढ़ा तो वो तो बचेगा ही नहीं, कभी बाहर निकलेगा ही नहीं. पर मैं ये बताना चाहूंगा कि दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग. ये परसेप्शन हमें बहुत गलत परसेप्शन है. वेंटिलेटर इज वेरी हेल्पफुल इन मोर देन 80% केसेस. 80% पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ब्रेन और स्पाइन डिजीज इफ आर ऑन वेंटिलेटर कैन बी ऑफ वेंटिलेटर वेरी सून. वेंटिलेटर से हटाया जा सकता है उनको प्रॉपर केयर दे के, जिसमें 1-2 दिन से लेकर 5-10 दिन तक लग सकते हैं. लेकिन ये सोचना कि कोई वेंटिलेटर पे गया तो अब बचेगा ही नहीं, ये बिल्कुल गलत है. तो इसलिए अगर कोई पेशेंट को वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट है तो एटलीस्ट 5-7 दिन का टाइम दे के देखना चाहिए. इतनी अच्छी मेडिसिन आ गई हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी के वेंटिलेटर्स आ गए हैं, उन वेंटिलेटर्स को मैनेज करने वाले न्यूरो एनेस्थेटिस्ट इतने बढ़िया आ गए हैं कि आजकल बहुत सारे पेशेंट्स को वेंटिलेटर पे आने के बावजूद भी बहुत अच्छे से बचाया जा सकता है और उनको नॉर्मल लाइफ में आगे कन्वर्ट किया जा सकता है. क्योंकि हमारे तो परसेप्शन यही था कि वेंटिलेटर पे आया मतलब बंदा तो खत्म हो गया है. वो परसेप्शंस जो है ना पिछले कुछ 5-7 सालों में चेंज हो रहे हैं जब से ये गैजेट्स आए हैं और जब से डॉक्टर्स की संख्या बढ़ी है. तो डिफरेंट स्पेशलिटी के डॉक्टर्स वो आते जा रहे हैं और वो अपना काम इतने अच्छे से कर रहे हैं कि हमारी साइंस जो है प्रोग्रेस कर रही है, जिससे कि हम लोगों की क्वालिटी लाइफ और लोगों का जो सर्वाइवल है उसको हम इम्प्रूव कर पा रहे हैं. और एक क्वेश्चन ये होगा कि अब आप इतना कुछ कर चुके हैं तो आपके मन में कभी आ रहा है कि दिस इज वेरी इस पर बहुत खर्चा होता है. सो आपके मन में अभी कभी आया है कि अभी मैं आई विल बी डूइंग समथिंग एंड आई विल ऑल्सो डू समथिंग फॉर द चैरिटी, कि ये तो मैं कर ही रहा हूँ एंड आगे चलते जो पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए चैरिटी में उनके लिए कुछ करूँ, या इस तरह से कुछ प्लान आपके पास है? देखिए, मैंने जैसे आपको कहा, ये बात मैं पहले किसी इंटरव्यू में भी कह चुका हूँ कि मैंने डिसाइड किया था कि जब मेरे बच्चे सेटल हो जाएंगे अच्छे से और मैं अप्रॉक्सीमेटली 60 की एज का हो जाऊंगा तो मैं चैरिटी में जाऊंगा और कोशिश ये करूंगा कि मैं बिना चार्ज के ही ऑपरेशंस करूं. खैर वो वक्त बताएगा. लेकिन हम जब चैरिटी की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने इतनी स्कीम्स निकाली हुई हैं कि जिसमें कि पेशेंट्स को बहुत कम प्राइस में भी बहुत सर्जरीज कराने का मौका मिल जाता है. बहुत सारे हॉस्पिटल्स में वो सारे चीज़ें अवेलेबल हैं. बहुत सारे ऐसे पैनल्स हैं जिसमें कि सर्जरीज या बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं, इंश्योरेंस स्कीम्स हैं जिसमें कि पेशेंट्स का सस्ते में या इवन फ्री ऑफ कॉस्ट भी काम हो सकता है. जैसे दिल्ली में ट्रॉमा पेशेंट से पैसे नहीं लिए जाते हैं, जैसे आयुष्मान कैटेगरी है जिसमें पैसे नहीं लिए जाते हैं, कोई प्रीमियम भी नहीं बन रहा है. तो इन सब के चलते हुए बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो अवेलेबल है पेशेंट्स के लिए. अगर हम बात करते हैं न्यूरो सर्जरी में, तो न्यूरो सर्जरी में खर्चा बहुत ज़्यादा होता है. बिल्कुल. उसका रीज़न ये नहीं है कि डॉक्टर्स की फ़ीस ज़्यादा है, लेकिन उसमें क्या है कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं. उसमें न्यूरो सर्जन भी इन्वॉल्व है, न्यूरो एनेस्थेटिस्ट भी इन्वॉल्व है, नर्सेज और टेक्नीशियन भी कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व है. पेशेंट का हॉस्पिटल बेड है, वेंटिलेटर है, उसके मॉनिटर लगने हैं, बहुत सारी मेडिसिन चलनी हैं जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं ब्रेन और स्पाइन के हिसाब से. तो उन सब का खर्चा अच्छा खासा आ जाता है. और प्लस मॉनिटरिंग जो है वो इतनी ज़्यादा हार्श है पेशेंट के साथ कि डेडिकेटेड लेवल पे कोई आदमी चाहिए पूरे टाइम बैठने के लिए. सो वो डेडिकेशन चैरिटी में उतना आ नहीं पाता. अगर एक आदमी चैरिटी करने को तैयार है और डेडिकेटेड है तो बाकी सपोर्ट सिस्टम उसके पास उतना अच्छा नहीं हो पाता. सो जब हम बात करते हैं चैरिटी की या जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की जो कि इंस्टीट्यूट लेवल के नहीं हैं, तो वहाँ पर केयर नहीं है और इसलिए वहाँ पर रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं. और केयर ना होने का मेन कारण ये है कि वहाँ पर जो स्टाफ है वो इंसेंटिवाइज्ड नहीं है. अगर इंसेंटिव नहीं होगा तो जितनी केयर न्यूरो के पेशेंट को चाहिए उतनी केयर नहीं मिल पाएगी. राइट. एक अकेले सीनियर डॉक्टर के चैरिटी करने से बात नहीं होगा. तो अगर मेरी मदर का ये कहना है कि अगर हम चैरिटी की बात करते हैं तो चैरिटी डजंट मीन कि फ्री ट्रीटमेंट ही चैरिटी होता है. अगर आप अपना काम ऑनेस्टली कर रहे हो, डिसिप्लिन के साथ पंक्चुअली कर रहे हो और अच्छी क्वालिटी का कर रहे हो और उसके एवज में जो आपकी फीस बनती है, चाहे नॉमिनल चाहे नॉर्मल, जो भी बनती है, अगर आप वो लेते हो
तो वो भी एक चैरिटी ही है। बिल्कुल। आप किसी के साथ धोखा नहीं कर रहे, डिसऑनेस्टी नहीं कर रहे, किसी को गलत राय नहीं दे रहे, वो काम भी एक डॉक्टर के लिए चैरिटी है। क्योंकि अगर हम देखें समाज में तो 10% डॉक्टर ऐसे होंगे जो कि शायद इतने कॉम्पिटेंट नहीं है, या वो गलत सलाह देते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो कि शायद समाज में अप्रूव नहीं है। तो अगर आप उस कैटेगरी में नहीं हो तो वो भी एक चैरिटी है। थैंक यू सो मच। और हमने पूछूंगा कि जितने भी अपकमिंग मेडिकल स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं जो सर्जरी लाइन में आना चाहते हैं या जो अभी मेडिसिन में फॉलो करें, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है कि कैसे अपने आप को तैयार करें? एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए क्योंकि पिछले 10-12 सालों में बहुत ज़्यादा मेडिकल कॉलेज नए खुल गए, बहुत सारी सीट्स बढ़ गई हैं, और बहुत सारे स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज भी आ गए। नंबर हैव इंक्रीज ट्रेमेंडसली, मे बी 4-5 टाइम्स। स्पेशली जो सुपर स्पेशलिटी और स्पेशलिटी सीट्स हैं वो 4-5 टाइम्स बढ़ गई हैं। लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि काफ़ी लोग जो हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सर्जिकल फील्ड में आ रहे हैं लेकिन वो उतने डेडिकेटेड नहीं हैं। दिस इज़ एन ओवरऑल परसेप्शन। मैं भी टीचर हूँ, मेरे पास DNB स्टूडेंट्स हैं और मैं बहुत सारे टीचिंग प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करता हूँ, जहाँ मुझे एक ओवरऑल व्यू सब टीचर्स का ये मिला है कि आजकल के स्टूडेंट्स उतने डेडिकेटेड नहीं हैं। वो सिर्फ घड़ी देखते हैं और उस हिसाब से काम करते हैं। मेडिकल फील्ड में, मेडिसिन साइड में आप घड़ी देख के काम कर लोगे तो शायद चल जाए, लेकिन सर्जिकल फील्ड में नहीं चलेगा, क्योंकि पेशेंट को सर्जरी के टाइम पे कितना टाइम लगना है, कितना आपको एनर्जी देनी है, कितना, वो भी नहीं पता होता हर बार। उसके बाद कोई पोस्ट ऑप प्रॉब्लम है, पेशेंट को आप पोस्ट ऑप में से खाली छोड़ के नहीं जा सकते, कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसके लिए भी आपको, तो यू हैव टू बी ऑन योर टोज ऑल द टाइम। हमेशा आपको तैनात रहना है कि सर्जिकल फील्ड में आप ये नहीं कर सकते कि अब मेरा फ़ोन बंद है और मैं घर जाके चद्दर तान के सो रहा हूँ, वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, OT के अंदर, ऑपरेशन थिएटर के अंदर साइड में कहीं चद्दर तान के सो जाओ कि मैं 1 घंटा रेस्ट कर लेता हूँ, तो वो एक्सेप्टेबल है। और घर जाके चद्दर तान के सोना एक्सेप्टेबल नहीं है सर्जिकल फील्ड। सो मैं यही लोगों को कहूँगा कि अगर आप मेडिकल फील्ड चुनते हैं तो बहुत सोच समझ के चुनिए। इसमें मेहनत है, मेहनत हर फील्ड में है, पर इसमें मेहनत थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि यू आर डीलिंग विद द लाइफ ऑफ द पेशेंट। और इसमें आप जब मेहनत घुसेंगे तो आपको पूरी डेडिकेशन से काम करना है, एंड यू हैव टू गिव योर 100%। मैं ये नहीं कह रहा कि आप चैरिटी करो, मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये नोबल प्रोफेशन ऐसा है कि जिसमें आपको फ्री में काम करना है सारा, आपकी तो कोई ख्वाहिशें नहीं होनी चाहिए। पर मेरा ये कहना है कि फिर आपकी जो 2-3 चीज़ें हैं, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना है, अपनी नींद पे कंट्रोल करना है, आपको अपने भूख के लिए या आपको अपनी नींद के लिए पेशेंट को सेक्रीफाइस नहीं करना। आप अपने ऑल्टरनेटिव खड़ा करके जाइए, पर अगर आपकी ज़रूरत है और आप भूखे प्यासे हैं या आपको नींद आ रही है तो आप नहीं जा सकते वहाँ से। यू हैव टू बी देयर विद द पेशेंट। सो मेरा सिर्फ ये ही है कि यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग फर्स्ट एंड देन अ गुड सर्जन। तो सर्जन बनने से पहले आपको बहुत अपने आप को ठोक पीट के देखना है कि आप उस लायक हो या नहीं हो। अगर नहीं हो तो प्लीज मत बनो, बहुत ऑप्शंस हैं, आप दूसरे को चांस दो। कोई बात नहीं, नहीं बनेंगे, कम सर्जन बनेंगे, हम सीनियर सर्जन सब संभाल लेंगे। लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई गलत सर्जन बने, गलत आदमी सर्जन बने और वो इस फील्ड को बदनाम करे और उससे पेशेंट का नुकसान। तो इसलिए डेडिकेशन एंड बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग इज मोर इंपॉर्टेंट दैन बीइंग अ गुड सर्जन। एक पेशेंट आधा ठीक हो जाता है जब उसके सामने आप जैसे डॉक्टर होते हैं, क्योंकि डॉक्टर से उनको इतना कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि वो आधा ठीक हो जाता है उसी में से, बाकी तो प्रोसेस से ठीक होते हैं। थैंक यू सो मच for taking out your time from your busy schedule and giving us time for this enlightening interview. Thank you so much. थैंक यू देबू जी, एंड थैंक यू दर्शकों, आप लोगों ने मुझे सुना और हो सकता है कि आप नई जनरेशन मुझसे कुछ प्रेरित हो। अगर कोई मुझसे पर्सनली मेडिकल लाइन में आने से पहले ओपिनियन लेना चाहती है, डिस्कस करना चाहती है, तो आई एम ओपन टू इट। मैं चाहूँगा कि अच्छे लोग डॉक्टर्स बने, और बहुत सारे अच्छे लोग डॉक्टर्स बन भी रहे हैं, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि शायद ज़बरदस्ती मेडिकल फील्ड में आ रहे हैं या ज़बरदस्ती सर्जिकल फील्ड में आ रहे हैं। मैं उनको कहूँगा थमो, नहीं हो रहा तो छोड़ दो, मत ज्वाइन करो। लेकिन एक बार फील्ड में आ गए तो फिर नो लुकिंग बैक, फिर आप नहीं वापस जा पाओगे। तो आपको उस वक्त डेडिकेशन से काम करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। अभी आपने हमारा ये इंटरव्यू देखा, आपको कैसा लगा, और इस तरह का और इंटरव्यू आपको देखना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट दीजिए, एंड हमें और भी आपको अच्छे इंटरव्यू दिखाने का मौका दीजिए। थैंक यू सो मच।